26 दिसंबर 2004 समुद्र के नीचे आए एक पावरफुल अर्थक्वेक ने पूरे इंडियन ओशन को हिला दिया। कुछ ही घंटों में विशाल लहरें कई देशों के तटों से टकराई। हजारों किलोमीटर तक फैले इस डिजास्टर ने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे डेविस्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज में से एक को जन्म दिया। लेकिन इसी दौरान भारत के बिल्कुल बीचों बीच समुद्र से बहुत दूर मध्य प्रदेश में मौजूद एक छोटे से कुंड को लेकर एक स्ट्रेंज क्लेम सामने आया। स्थानीय लोगों के अनुसार नॉर्मली शांत रहने वाला उसका पानी अचानक से ऊपर उठने लगा था। यही है भीमकुंड। अब सवाल है, एक लैंडलॉक्ड केव पूल में पानी की हलचल का दूर समुद्र के अर्थक्वेक से कोई संबंध कैसे हो सकता है? क्या उसके नीचे कोई विशाल अंडरग्राउंड वाटर नेटवर्क है, या फिर जो कहानी हमने वर्षों से सुनी उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ और ही है? क्योंकि भीमकुंड की असली कहानी बॉटमलेस पूल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है उस अंडरग्राउंड आर्किटेक्चर की जिसे इंसान ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है। और शायद इसीलिए भीमकुंड को समझने के लिए हमें माइथोलॉजी से लेकर जियोलॉजी और ग्राउंड वाटर साइंस तक तीनों को एक साथ समझना होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बांजना गांव के पास मौजूद है ये भीमकुंड। चारों ओर जंगल, चट्टानें, उसके बीच एक केव लाइक फॉर्मेशन। लेकिन जैसे ही आप अंदर पहुंचते हैं पूरा विजुअल ही बदल जाता है। लाल भूरी चट्टानों के बीच दिखाई देता है ये गहरे नीले रंग का पानी, इतना साफ कि पानी के अंदर तैरती मछलियां तक दिखाई देती हैं। इसी डीप इंडिगो अपीयरेंस के कारण इसे नीलकुंड भी कहा जाता है। सरकारी विवरणों में भी इसके ट्रांसपेरेंट वाटर और केव सेटिंग का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पहला सवाल खड़ा होता है, आखिर ये पानी आया कहाँ से? ऊपर आपको कोई विशाल नदी इनमें से गिरती हुई नहीं दिखाई देगी, कोई ड्रामेटिक वाटरफॉल इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन सामने है एक डीप नेचुरल वाटर बॉडी। यहीं से शुरू होता है भीमकुंड का पहला सीक्रेट। लेकिन साइंस तक जाने से पहले इसका नाम समझते हैं कि भीमकुंड आखिर क्यों पड़ा। क्योंकि किसी भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का नाम महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक के नाम पर क्यों है? स्थानीय परंपराएं इस जगह को पांडवों से जोड़ती है। कथा के अनुसार वन क्षेत्र से गुजरते समय द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी। आसपास पानी का कोई सोर्स दिखाई नहीं दिया। तब भीम ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया और वहां से जल प्रकट हुआ। वही स्थान आगे चलकर भीमकुंड कहलाया। अब ये एक ट्रेडिशनल अकाउंट है, जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइथोलॉजी में जिस स्थान को जमीन के नीचे छिपे जल के सडनली एक्सेसिबल होने से जोड़ा गया, जियोलॉजी उस स्थान को अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम से जोड़कर देखती है। बस दोनों की लैंग्वेज अलग है। तो आखिर साइंस इस जगह के बारे में क्या कहती है? भीमकुंड को समझने के लिए हमें एक वर्ड को समझना चाहिए, कास्ट। कास्ट लैंडस्केप वहाँ बनता है जहाँ लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसे सॉल्युबल रॉक्स मौजूद होते हैं। बारिश का पानी और ग्राउंड वाटर धीरे धीरे इन रॉक्स के क्रैक्स में, फ्रैक्चर्स में प्रवेश करता है। हजारों और लाखों वर्षों में ये प्रोसेस रॉक को डिसॉल्व करती रहती है। छोटे क्रैक्स बड़े होते जाते हैं, अंडरग्राउंड चैनल्स बनते हैं, केव्स बनती हैं और कई बार सरफेस का कोई हिस्सा ही कोलैप्स हो जाता है। तब हमें ऊपर से एक ओपनिंग बनती दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे एक पूरा वाटर सिस्टम हमारी आंखों से हिडन हो सकता है। इसी तरह के फॉर्मेशंस को जियोलॉजी में सिंक होल्स या डोलाइन्स जैसे नाम दिए जाते हैं। भीमकुंड पर प्रकाशित जियोलॉजिकल रिसर्च इसे इसी प्रकार की डोलाइन फॉर्मेशन के रूप में स्टडी करती है। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लाता है, क्योंकि भीमकुंड की असली मिस्ट्री ये नहीं है कि साइंस इसके सामने फेल हो गई, बल्कि असली मार्वल ये है कि साइंस हमें दिखाती है कि हमारे पैरों के नीचे लैंडस्केप कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हम ऊपर एक छोटा सा पूल देख रहे होते हैं, जबकि नीचे फ्रैक्चर्ड रॉक्स, वाटर बेयरिंग पैसेजेस और अंडरग्राउंड चैनल्स का एक पूरा 3 डायमेंशनल सिस्टम मौजूद हो सकता है। 2010 में जर्नल ऑफ द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में भीमकुंड और अर्जुन कुंड की डोलाइन फॉर्मेशंस पर एक जियोलॉजिकल स्टडी प्रकाशित हुई। रिसर्च लिटरेचर में भीमकुंड को एक कास्टिक कोलैप्स फीचर के रूप में स्टडी किया गया और इसके डायमेंशंस और अंडरग्राउंड टनल्स लाइक कनेक्शन की चर्चा भी हुई। इसलिए इसे सिंपली एक अथाह छेद जिसे किसी ने भी मेजर नहीं किया कहना साइंटिफिक पिक्चर को इनकम्प्लीट बना देता है। हाँ,
इसकी अंडरग्राउंड हाइड्रोजियोलॉजी पूरी तरह सिंपल नहीं है, लेकिन यही तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि केव और कास्ट सिस्टम में जो ओपनिंग आपको सरफेस पर दिखाई देती है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा सिस्टम ही उतना हो। एक छोटा एंट्रेंस एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पानी रॉक फ्रैक्चर्स से ट्रैवल कर सकता है, एक जगह रिचार्ज हो सकता है, दूसरी जगह इमर्ज हो सकता है। सरफेस जियोग्राफी देखकर उसके सारे अंडरग्राउंड पाथ्स का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। यानी भीमकुंड का सीक्रेट सुपरनैचुरल बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी नेचुरल इंजीनियरिंग ही अपने आप में अनबिलीवेबल है। अब वापस आते हैं 2004 पर। भीमकुंड को लेकर वर्षों से लोकल क्लेम दोहराया जाता है कि 2004 इंडियन ओशन डिजास्टर के टाइम पे इसके वाटर लेवल में अनयूजुअल मूवमेंट देखा गया। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल साइंस हमें एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन सिखाती है। इस स्पेसिफिक घटना के लिए मुझे कोई ऐसा पीयर रिव्यूड स्टडी नहीं मिला जो एस्टैब्लिश करे कि भीमकुंड ने सुनामी प्रेडिक्ट की थी। लेकिन क्या पावरफुल अर्थक्वेक्स दूर स्थित ग्राउंड वाटर सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं? हाँ, ये फिनोमेना साइंस में डॉक्यूमेंटेड है। जब सिस्मिक वेव्स रॉक से गुजरती हैं तो वे एक्विफायर्स और फ्रैक्चर्स में प्रेशर कंडीशंस बदल सकती हैं। कुछ वेल्स तो वाटर लेवल के ऊपर नीचे ही आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ लोकेशंस में टेम्परेरी राइज या फॉल रिकॉर्ड किया गया है। और वेरी लार्ज अर्थक्वेक्स के इफेक्ट्स हजारों किलोमीटर दूर ग्राउंड वाटर वेल्स में भी ऑब्जर्व किए गए हैं। तो अगर भीमकुंड के वाटर मूवमेंट की लोकल रिपोर्ट सही हैं, तो साइंस के लिए पहला पॉसिबल क्वेश्चन ये होगा कि इसका अंडरग्राउंड एक्विफायर सिस्मिक वेव्स के प्रति सेंसिटिव है, ना कि इसकी कोई सीक्रेट टनल सीधे इंडियन ओशन तक जाती है। क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक पॉसिबिलिटी एस्टैब्लिश हाइड्रोजियोलॉजिकल साइंस के भीतर इन्वेस्टिगेट की जा सकती है, दूसरी के लिए एविडेंस चाहिए। और अभी तक भीमकुंड से महासागर तक किसी डायरेक्ट टनल का क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस सामने नहीं आया है। एंड ऑनेस्टली रियल पॉसिबिलिटी भी कम फैसिनेटिंग नहीं है। सोचिए, धरती के अंदर रॉक्स का एक नेटवर्क, उसमें टैप्ड और फ्लोइंग ग्राउंड वाटर, हजारों किलोमीटर दूर अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स रॉक सिस्टम से गुजरते हैं और ग्राउंड वाटर बॉडी रिस्पॉन्स कर सकती है। इससे बड़ा नेचुरल सेंसर और क्या ही होगा। लेकिन ध्यान रखिए, सेंसर होना और अर्थक्वेक प्रेडिक्टर होना एक बात नहीं है। यही साइंस और सेंसेशनलिज्म के बीच की थिन लाइन है। और अगला सवाल, अब अगर ऊपर से कोई बड़ी नदी भीमकुंड में नहीं गिर रही तो पानी आता कहाँ से है? आंसर हो सकता है एक्विफर। ग्राउंड वाटर सिर्फ जमीन के नीचे किसी विशाल अंडरग्राउंड रिवर की तरह नहीं बहता। कई जियोलॉजिकल सिस्टम्स में पानी रॉक कोर्स, क्रैक, फ्रैक्चर्स, इंटरकनेक्टेड पैसेजेस में सॉर्टेड और ट्रांसपोर्टेड होता है। कास्ट टेरेन में ये नेटवर्क पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रेनफॉल दूर किसी रिचार्ज जोन से जमीन के अंदर आ सकती हैं। फिर फ्रैक्चर्स और चैनल्स रास्ते में ट्रैवल कर सकते हैं और किसी स्प्रिंग के फूल या ओपनिंग पर विजिबल हो सकते हैं। इसीलिए भीमकुंड को समझने का सही सवाल ये नहीं है कि इसमें कोई नदी दिखाई देती है या नहीं, या पानी कहाँ से आया। सही सवाल ये है, इस पूरे कास्ट सिस्टम का रिचार्ज एरिया कितना बड़ा है और ग्राउंड वाटर फ्लो पाथ्स आखिर कहाँ जाते हैं। यही मॉडर्न हाइड्रोजियोलॉजी का असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि सरफेस पर मैप बनाना आसान है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर किस फैक्टर से कहाँ जाता है, कहाँ पैसेज नैरो होता है, कहाँ कैविटी बनती है, कहाँ फ्लो डायरेक्शन बदलता है, ये सब मैप करना कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और यही भीमकुंड का रियल जियोलॉजिकल मार्वल है। अब एक फैसिनेटिंग पैरेलल देखिए। परंपरा कहती है भूमि पर प्रहार हुआ और हिडन वाटर सामने आया। जियोलॉजी कहती है सरफेस के नीचे पहले से मौजूद वाटर बियरिंग कास्ट सिस्टम किसी ओपनिंग के माध्यम से विजिबल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, साइंस ने महाभारत की कथा प्रूफ कर दी है। ये माइथोलॉजी की जियोलॉजिकल टेक्स्ट बुक है। लेकिन किसी एंशिएंट प्लेस की कल्चरल मेमोरी और उसकी फिजिकल जियोग्राफी के साथ साथ सरवाइव करना अपने आप में ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि हमारे पूर्वज किसी लैंडस्केप को केवल कोऑर्डिनेट से याद नहीं रखते थे, वो उसके साथ एक स्टोरी जोड़ते थे और उस स्टोरी को, उस प्लेस को हजारों सालों तक कल्चरल मेमोरी में जीवित रखती थी। अब आज साइंस की बात करें तो उसी लैंडस्केप को दूसरे प्रश्नों से देखती है साइंस।
ये रॉक कैसे बनी, ये कैविटी कैसे बनी, पानी कहाँ से रिचार्ज होता है, अंडरग्राउंड पैसेजेस कितनी दूर तक फैले हैं, अर्थक्वेक्स या सेंसेशनल चेंजेस इस वाटर सिस्टम को कैसे इफेक्ट करते हैं। यानी लेजेंड हमें प्लेस तक लेकर आती है और साइंस हमें उसके अंदर देखने का तरीका देती है। शायद भीमकुंड की सबसे बड़ी कहानी यही है कि हमें किसी प्लेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि नासा फेल हो गया, इसरो ने सीक्रेट कैविटी खोज ली या साइंस के सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहने से मिस्ट्री बढ़ती नहीं है, असल में रियल साइंस छोटी हो जाती है। भीमकुंड की सच्ची कहानी इससे ज़्यादा बड़ी है। ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल सिस्टम है जिसे पानी और रॉक के इंटरैक्शन ने बहुत लंबे टाइम में शेप किया। एक ऐसी जगह जहाँ माइथोलॉजी, कल्चरल मेमोरी, जियोलॉजी और हाइड्रोजियोलॉजी चारों एक ही लैंडस्केप को अलग अलग भाषा में देखते हैं। और शायद असली मॉडर्न मार्वल वही है जिसे देखकर हम ये समझे कि नेचर सिंपल दिखाई ज़रूर देता है लेकिन सिंपल होता नहीं है। ऊपर शांत पानी हो सकता है, नीचे फैक्ट्रीज का नेटवर्क, ऊपर सिर्फ एक केव दिखाई दे सकती है, नीचे एक कॉम्प्लेक्स एक्विफायर सिस्टम, और कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर धरती की हलचल भी ग्राउंड वाटर में अपना सिग्नेचर छोड़ सकती है। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि भीमकुंड का रहस्य ये है कि वो बॉटमलेस है, तो उससे कहिएगा उसका शायद असली सीक्रेट ये नहीं कि उसका बॉटम कहाँ है, उसका सीक्रेट ये है कि उसके नीचे पानी की दुनिया काम कैसे करती है। और पूरा आंसर जानने के लिए हमें लेजेंड्स को सुनना होगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाने होंगे। स्टोरी को प्रिजर्व करना होगा, लेकिन क्वेश्चंस पूछना छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू होती है जहां हम किसी मिस्ट्री को देखकर डरते नहीं, समझने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। दिस इज भीमकुंड, इंडियाज एंशिएंट जियोलॉजिकल वंडर, स्टिल इनवाइटिंग मॉडर्न क्वेश्चंस। मिलते हैं एंशिएंट इंडिया मॉडर्न मार्वल के अगले एपिसोड में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड फॉलो सोल।